हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का 7 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 41 टॉपिक हम प्रीवियस 6 सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम साइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम एक सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक रिपोर्ट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे, एक स्कीम रॉड टैप स्कीम के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बॉडी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फोना से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो साइट्स है वे फोर्स में आया जुलाई 1975 में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि लोकेटेड है नैरोबी केन्या में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो रिसेंटली जो साइट्स की कोप 19 हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 हुई, वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो साइट्स है फोर्स में आया 1975 में जुलाई में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन इसका जो सेक्रेटेरिएट है वह लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ना कि आपके नैरोबी केन्या में। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। और अगर हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सेक्रेटेरिएट की बात करें तो वह नैरोबी केन्या में स्थित है, जबकि जो साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो जो अभी रिसेंटली कोप 19 हुई थी साइट्स की, तो इसको जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि पनामा सिटी के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें जो कोप 18 हुई थी 2019 में, तो उसको किया गया था जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित। तो इसलिए इसका जो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 को राज्यसभा में। अगर हम बात करें ये जो बिल है वह लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। ये जो बिल लाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जो संशोधन करने के लिए, जो कि स्ट्रेंथन करेगा प्रोटेक्शन फॉर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, और साथ ही साथ जो इलीगल ट्रेड में संलग्न जो लोग हैं उनके लिए पनिशमेंट को ये इनहेंस करेगा। साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है कि जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है, तो उससे संबंधित जो अपेंडिक्स दी गई हैं उसमें जो भी प्रोटेक्शन दिए गए हैं उसको यहाँ पर भारत में इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि भारत भी साइट्स की एक पार्टी है, तो उससे संबंधित जो भी प्रावधान है उनको भारत में लागू करने का ये प्रयास है ये बिल। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी अथॉरिटी के बारे में, तो ये जो बिल है ये प्रोवाइड कराता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को डेजिग्नेट करे जिसका नाम होगा मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि आपके किसी भी संबंध में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के परमिट देगी, जो भी स्पेसिमेन का आपको ट्रेड करना है उससे संबंधित। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन ट्रेड की जो स्पेसिमेन की जो ट्रेड में इंगेज है, तो उसे ज़रूरत होगी कि अगर किसी भी तरीके का वो ट्रांजैक्शन करता है तो उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास। इसके अलावा जो स्पेसिमेन पे जो मार्क इस पे जो आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क को अगर कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत उसको मॉडिफाई करता है, उसको हटाता है, तो ये एक बिल इस तरीके से कार्य को रोकने के लिए ये प्रयत्न करेगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक साइंटिफिक अथॉरिटी की बात की गई है, जो कि आपकी जो इलीगल जो ट्रेड हो रही है या स्पेसिमेन के सर्वाइवल से संबंधित सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए ये साइंटिफिक अथॉरिटी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, तो उसके अंतर्गत 6 शेड्यूल थी, जिसके अंतर्गत एक शेड्यूल इसके अंतर्गत जो प्लांट के प्रोटेक्शन से संबंधित थी, और जो 4 शेड्यूल्स थी उसके अंतर्गत एनिमल के प्रोटेक्शन से, और एक जो शेड्यूल थी वह थी बर्मिन स्पीसीज के लिए। तो इसके अंतर्गत जो 6 शेड्यूल थी उसमें जो 6 शेड्यूल थी वह आपकी प्लांट्स के लिए थी, और जो 5th शेड्यूल थी वह आपकी बर्मिन स्पीसीज के लिए, और जो शुरू की 4 शेड्यूल थी वह आपके एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए थी। लेकिन अब जो बिल लेके आए हैं वह इसमें प्रयास कर रहा है कि जो 6 शेड्यूल से उसको घटाकर 4 शेड्यूल कर दिया जाए।
शेड्यूल 1 की अगर हम इसमें बात करें तो जो स्पीसीज वह रहेंगी जो कि जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हासिल होगा। साथ ही साथ शेड्यूल 2 के अंतर्गत वह स्पीसीज रहेंगी जिनको लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होगा इन कंपेयर टू शेड्यूल 1। साथ ही साथ जो शेड्यूल 3 के अंतर्गत होंगी उसके अंतर्गत प्लांट को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। साथ ही इसके अंतर्गत बर्मीन स्पीसीज को रिमूव कर दिया गया है। अगर हम बर्मीन स्पीसीज की बात करें तो ये एक ऐसे स्मॉल एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि इस तरीके से आपके एक डिसीज और जो आपके जो फूड है उसको डिस्ट्रॉय करने की इनमें शक्ति होती है, तो जिसके कारण से वे फूड को और जो डिसीज को फैलाने का ये काम करते हैं, तो उनको कहा जाता है बर्मीन स्पीसीज। तो ये एक ऐसे एनिमल स्पीसीज होते हैं। इसमें प्लांट नहीं होते, केवल एनिमल स्पीसीज होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो आपकी जो अपेंडिक्स बनी हुई हैं साइट्स के अंतर्गत, जो 3 अपेंडिक्स हैं, उनको भी इसमें जो शेड्यूल 4 के अंतर्गत इंट्रोड्यूस करने का इसमें प्लान है। तो इस तरीके से इसमें 4 शेड्यूल बनाई जाएंगी, जिसमें से फर्स्ट में उनको हायर प्रोटेक्शन रहेगा, सेकंड में लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रहेगा इन कंपेयर टू शेड्यूल 1, थर्ड के अंतर्गत प्लांट स्पीसीज को रहेगा, और जो फोर्थ शेड्यूल रहेगी उसके अंतर्गत साइट्स की जो स्पीसीज हैं उनको उसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें सेंचुरी जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से संबंधित, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ये बिल एम्पावर करता है कि वह इससे संबंधित जो एलियन स्पीसीज हैं उनकी ट्रेड से संबंधित, उनके इंपोर्ट से संबंधित, या उसका कोई पोसेसन करता है या उसका प्रसार करने का प्रयास करता है, तो उस इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से को रोका जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। अगर हम बात करें इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की, तो एक ऐसे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज होते हैं जो कि इंडिया के नेटिव नहीं होते, लेकिन अगर उनको हम इंडिया में अगर इंट्रोड्यूस करें तो ये आसपास का जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना है, जो वाइल्ड लाइफ है, उनका जो हैबिटेट है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक तरीके से एक ऑफिसर को भी नियुक्त कर सकती है जो कि इन्वेसिव जो एलियन स्पीसीज होंगी उनको सीज कर सकेगी, उनको डिस्पोज कर सकेगी इसके अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित सेंचुरीज के बारे में, तो जो एक एक्ट एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को नियुक्त करने की बात करता है, जो कि कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, साथ ही साथ मेंटेन करेगा जो ऑल सेंचुरीज हैं इन द स्टेट। जो चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन होगा अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इस बिल में स्पेसिफाई किया गया है कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन होगा उसके जो एक्शंस होंगे वे एक मैनेजमेंट प्लान्स के थ्रू किए जाएंगे, जो कि सेंचुरी का एक मैनेजमेंट प्लान होता है उसके थ्रू ही वह एक्शन करेगा, और जो एक तरीके से जो मैनेजमेंट प्लान तैयार किए जाएंगे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा जो सेंचुरीज होंगी जो कि किसी स्पेशल एरियाज के अंतर्गत आती हैं, तो इसमें जो चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन होगा उसको परमिशन लेनी होगी ग्राम सभा से। इसके अलावा जो स्पेशल एरिया की अगर हम बात करें, तो जो स्पेशल एरिया होते हैं वे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 उन पर एप्लीकेबल होता है, जिसमें उसके पास ग्राम सभा की को काफ़ी ज़्यादा पावर उसके अंतर्गत दी होती है। अगर हम बात करें शेड्यूल एक एरिया एक ऐसे एरिया होते हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं और जहाँ पर अधिकांशतः ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। अगर हम बात करें अगर शेड्यूल की, तो शेड्यूल के अंतर्गत हमारे जो संविधान के अंतर्गत 12 शेड्यूल हैं, जिसके अंतर्गत जो 5th शेड्यूल है जिसमें आपके जो शेड्यूल एरिया से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो वही इसके अंतर्गत स्पेशल एरिया कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम शेड्यूल 6 की बात करें, तो उसके अंतर्गत जो AMTM जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं वे शेड्यूल 6 के अंतर्गत ट्राइबल एरिया के फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व की, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकेगी एरिया जो कि एडजेसेंट होगा नेशनल पार्क का और जो सेंचुरीज का एज अ कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में, जो कि आपका प्रोटेक्ट करेगा फ्लोरा एंड फोना और उनके हैबिटाट को। इसके अलावा ये जो बिल है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर देता ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर देता है कि वे नोटिफाई कर सके कंजर्वेशन रिजर्व को। इसके अलावा इसमें पेनल्टीज को भी बढ़ाया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 था वह प्रिस्क्राइब करता था इम्प्रिजन टर्म ऑफ फाइन्स जो कि वायलेट करता था अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, लेकिन इसको अभी बढ़ाकर कर दिया गया है। अगर कोई जनरल वायलेंस करता है तो पहले था 25,000 तक का उस पर जुर्माना लग सकता था, लेकिन अब बिल ने बढ़ाकर इसको 1 लाख कर दिया है। इसके अलावा जो स्पेशली जो प्रोटेक्टेड जो एनिमल है उसमें जो एटलीस्ट इसमें के अंतर्गत जो जुर्माना था वह 10,000 था, लेकिन उसको बढ़ाकर एटलीस्ट कर दिया गया है 25,000। हालांकि ये बिल अभी पारित नहीं हुआ है राज्यसभा से, लेकिन ये जल्द ही पारित हो जाएगा। तो ये एक तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का ये रूप ले लेगा।
अगर हम बात करें अगर साइट्स की, तो साइट्स का जो फोर्स में आया वह 1975 में ये फोर्स में आया, और अगर ये बात करें तो करेंटली इसकी 184 पार्टीज हैं, जिसके अंतर्गत रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। इसका जो उद्देश्य है कि जो इनकी जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है स्पेसिमेन की, जो कि आपके वाइल्ड एनिमल या प्लांट हो सकते हैं, तो उस पर अगर किसी तरीके का जो थ्रेट है उसको रोकने का प्रयास करता है इसके इंटरनेशनल ट्रेड को, जिससे कि उनके जो जीवन पर संकट ना बने। अगर हम बात करें साइट्स के सेक्रेटरीट की, तो ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेटिंग और एडवाइजरी और साथ ही साथ सर्विसिंग रोल प्ले करता है, जो कि आपके जो कन्वेंशंस हैं साइट्स के अंतर्गत उसके अकॉर्डिंग। अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें तो साइट्स की एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है कन्वेंशन, जो कि कंप्राइज करता है सभी पार्टियों को। हालांकि अगर हम बात करें जो साइट्स है वह एक लीगली बाइंडिंग एक कन्वेंशन है पार्टीज के लिए, लेकिन ये जो उसके कंट्री के जो नेशनल लॉज होते हैं उसका ये एक तरीके से उसका स्थान ग्रहण नहीं करता। इसकी अपेक्षा ये प्रोवाइड कराता है फ्रेमवर्क की जो इसके अंतर्गत जो पार्टीज हैं वह अदर जो पार्टीज के जो नेशनल लॉ है लेजिस्लेशन है उसकी रेस्पेक्ट कर सके नेशनल लेवल पर, उनको साइट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके नेशनल लेवल पर। अगर हम बात करें इसमें 3 अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत उन स्पीसीज को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जो कि मोस्ट इंडेंजर्ड है और उनका आगे जरा भी ट्रेड किया गया तो वह एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो इसके कारण से ये इन पर पूरी तरीके से प्रोविजन होता है इनके ट्रेड पर। अगर हम बात करें अपेंडिक्स 2 की, इसके अलावा जो अपेंडिक्स 1 में होता है वह उसकी जो ट्रेड केवल एक आधार पर की जा सकती है, अगर कोई इंस्टेंस है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो उसकी ट्रेड की जा सकती है, अदरवाइज कॉमर्शियल पूरी तरीके से उसकी ट्रेड बैन होती है। अगर हम बात करें अपेंडिक्स 2 में, तो इसमें वह स्पीसीज शामिल होती हैं जो अभी उनके जीवन पर खतरा नहीं है, लेकिन लगातार इसी तरीके से ट्रेड चलती रही तो उनके जीवन पर आगे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अंतर्गत जो स्पीसीज होती हैं उनकी ट्रेड को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, उसके संबंध में जो परमिट जो सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत इशू किए जाते हैं। अगर हम बात करें अपेंडिक्स 3 की, तो ये इसमें वह लिस्ट इसके अंतर्गत शामिल होती हैं जिसके अंतर्गत वह इस ट्रेड होती रहती है, लेकिन अगर कोई कंट्री उसके अंतर्गत कॉपरेशन चाहती है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए किसी कंट्री में उसकी पॉपुलेशन कम है और लगातार वह एक्सटेंट होती जा रही है, तो उसके लिए ये दूसरी कंट्री से कॉपरेशन की इसके अंतर्गत प्रयास कर सकता है एक पार्टी दूसरी पार्टी से, जिससे कि उसका जो अनसस्टेनेबल जो इलीगल जो एक्सप्लॉयटेशन है वह ना हो और उसको संरक्षित किया जा सके। अगर हम बात करें जो स्पीसीज होती हैं अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में, तो ये इनके बीच में किन स्पीसीज को अपेंडिक्स 1 में रखना है अपेंडिक्स 2 में रखना है, तो वह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो कि एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जिसके अंतर्गत सभी पार्टीज इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। इसके अलावा अगर आपको अपेंडिक्स 3 से किसी स्पीसीज को हटाना है तो उससे आपको यूनिटरली कोई भी पार्टी उससे उस लिस्ट को हटा सकती है अपेंडिक्स 3 को। तो इसके अंतर्गत अपेंडिक्स 1 और 2 के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अनदर अपेंडिक्स 3 के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, पार्टी यूनिटरली आप उसको हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी जो कोप 19 हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 साइट्स की, तो वह आयोजित की गई थी पनामा सिटी में, जो कि 14 से 25 नवंबर तक। इंडिया ने भी इसके अंतर्गत 3 प्रपोजल दिए थे, जिसके स्ट्रिक्टर प्रोटेक्शन के लिए नेटिव स्पीसीज जो कि जयपुर इंडिया गीको, रेड क्राउन रूफ टर्टल और लीच सॉफ्ट सेल टर्टल के लिए। इसके अलावा इंडिया इसका मेंबर है, इनके बारे में हमने डिटेल में नवंबर में चर्चा की है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया का जो मेंबर है साइट्स का, तो 1976 में इंडिया इसका मेंबर बना। इसके अलावा इसकी जो एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है इंडिया के अंतर्गत, जो कि लगभग 7 to 8% स्पीसीज रिकॉर्ड की जाती है साइट्स के अंतर्गत। एज एन एक्टिव पार्टी की हम बात करें साइट्स की, तो इंडिया ने प्रोवाइड किया है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीसीज को। तो ये फोर्स में आ रही है साइट्स 1975 से आ रही है और भारत इसका मेंबर कब बन रहा है 1976 में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है इस जुरिसडिक्शन के अंतर्गत ये इन्वॉल्व करता है एनी डिस्प्यूट बिटवीन द जो इंडियन गवर्नमेंट और 1 या मोर स्टेट के बीच में, या 1 साइड और जो 1 मोर स्टेट इसके अंतर्गत इसमें
शामिल हो सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह प्रोवाइड कराता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट के लिए जो भी मैटर होते हैं रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक तरीके से डायरेक्ट करता है कोई भी क्रिमिनल या सिविल केसेस जो है हाई कोर्ट से अदर स्टेट में पहुंचा सकता है या उसको अपने पास मंगवा सकता है। तो ये उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस के अंतर्गत आता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट या कई सारे स्टेट और वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंतर्गत शामिल हो या दो स्टेट के बीच में हो तो वह ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस के अंतर्गत आता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो आर्टिकल 32 है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मैटर है रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो उससे संबंधित ओरिजिनल जुरिसडिक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को कराता है जबकि हाई कोर्ट को ये पावर मिलती है आर्टिकल 226 से। किस आर्टिकल से? 226 से इसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की पावर डायरेक्ट वह जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर भी। ये पावर दी जाती है आर्टिकल 226 से। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो इसके ये पावर है कि कोई ट्रांसफर कर सके किसी भी क्रिमिनल या सिविल केस का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या अपने पास भी इसके अंतर्गत वह केस मंगवा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। अभी जो 6 दशकों का जो आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो इंटर स्टेट बॉर्डर का जो डिस्प्यूट था वह फिर से उभर कर सामने आया है, जिसके अंतर्गत जो बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन द टू स्टेट जो कि ओरिजिन हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो स्टेट हुआ था 1956 में। उस समय से अगर हम बात करें 1960 में जब महाराष्ट्र टूटा तो ये आपका एक महाराष्ट्र और एक गुजरात के रूप में ये दो राज्यों में विभाजित हुआ था। तो तब से ही ये विवाद चल रहा है कि महाराष्ट्र के जो डिमांड किए जा रही है कि जो 865 जो विलेजेस हैं जो 5 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं कर्नाटक के बालागबी, कारवार, विजयपुरा, कालबुर्गी और बिदार के अंतर्गत, तो जो ये यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वे मराठी स्पीकिंग पीपल हैं जो कि मेजोरिटी में हैं। तो इसके द्वारा ये कहा जाता है कि ये एरिया महाराष्ट्र में आना चाहिए। इसके बाद 1961 में एक महाजन कमीशन बना जिसने ये कहा सेंटर को डायरेक्ट किया कि उसने जो महाराष्ट्र की जो क्लेम है बालागाबी पर जो बेलगाम जो कर्नाटक में स्थित है वह उसके क्लेम को उसने नकार दिया और रिकमेंड किया कि कुछ इससे विलेज को महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर देना चाहिए कर्नाटक को। जिस कमीशन की डायरेक्शन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा चैलेंज किया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के आधार पर, जो कि आर्टिकल जो 131 जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस की जो पावर देता है उसके अंतर्गत इसको चैलेंज किया गया 2004 में। अगर हम बात करें कर्नाटक ने इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंतर्गत केवल पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह जो बॉर्डर ऑफ द स्टेट है उसको चेंज करना है या उसमें कुछ को शामिल करना है उसमें से हटाना है, तो उसका जो अधिकार है पूरी तरीके से किसके पास है? आर्टिकल 3 के आधार पर पार्लियामेंट के पास है। तो कर्नाटक ये क्लेम इसके अंतर्गत करता है। इसके अलावा जो बेलागावी है करेंटली पार्ट है आपका जो कर्नाटक का। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री की बात करें तो इसके अंतर्गत जो इंटर स्टेट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जो 11 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरीज के बीच में देखा गया। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में भी विवाद है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बीच में, साथ ही साथ जो यूटी ऑफ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में भी इस तरीके के डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। इसमें जो सेंटर का जो स्टेट है केंद्र सरकार का यह मानना है कि ये जो डिस्प्यूट है वह उनको जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने कॉपरेशन के माध्यम से ही इनको सुलझा लिया जाए और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें एक फैसिलिटेटर की भूमिका इसके अंतर्गत निभा सकती है, जो कि इनके जो एक एमिकेबल सेटलमेंट के लिए डिस्प्यूट के लिए ये एक तरीके से इसमें प्रयास कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस की पावर है 130 आर्टिकल 131 के अंतर्गत, तो जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस का मतलब ये होता है कि ये जो मैटर है वह पर्टिकुलरली उसी कोर्ट में जा सकता है।
इसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो अगर ये स्पेसिफाई किया गया है कि किसी केस पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है तो उससे संबंधित अगर कोई केस होगा तो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुना जाएगा, हाई कोर्ट उस केस को नहीं सुन सकता। इसके अलावा इसके अंतर्गत ये इन्वॉल्व करता है कुछ केसेस को, जैसे कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 131 के अंतर्गत। ऐसा कोई डिस्प्यूट हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट या वन और मोर स्टेट्स के बीच में, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, या इसमें एक स्टेट हो सकते हैं या कई सारे स्टेट हो सकते हैं, तो इनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो वह कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा एनी डिस्प्यूट बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट्स, वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स टू द अदर साइड्स, अगर कई सारे स्टेट्स एक तरफ हों और कई दूसरी तरफ दूसरे स्टेट्स हों तो भी उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के पास। और एनी डिस्प्यूट होता है टू और मोर स्टेट्स के बीच में तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की, तो जो फंडामेंटल राइट्स के जो एनफोर्समेंट से संबंधित अगर कोई केस आता है तो वह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुना जाएगा। इसके अलावा जो रिट डायरेक्शंस है वह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाएंगी, जैसे कि हम बात करें मैंडेमस, हैवियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, प्रोविजन और जो सर्चियोरी जो 5 रिट होती हैं उनकी भी डायरेक्शन दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उससे संबंधित भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस की पावर है वह किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसके पास पावर है कि वह ट्रांसफर कर सके किसी क्रिमिनल या सिविल केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के बीच में। इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उससे किसी केस को अगर किसी हाई कोर्ट में भेजना है तो उसकी भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके अलावा कोई भी केस है जिसके अंतर्गत जो क्वेश्चन ऑफ लॉ का अगर केस होता है और पेंडिंग है इसके अंतर्गत, तो किसी भी हाई कोर्ट के अंतर्गत, वन या मोर हाई कोर्ट के अंतर्गत, तो वह उन सारे केसेस को मर्ज करके अपने पास मंगवा सकता है। जैसे कि जो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित जो केसेस थे कई सारे हाई कोर्ट्स में पेंडिंग थे, तो उन सबको मर्ज करके एक कंपेंसेशन दिलाने का जो उनके अंतर्गत जो प्रयास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसी अधिकारिता के आधार पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रयास किया था। अगर हम बात करें कोई आर्बिट्रेशन और कंसलेशन जो एक्ट है 1996 के अंतर्गत, तो वह भी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वह इनिशिएट कर सके इंटरनेशनल जो कॉमर्शियल जो आर्बिट्रेशंस हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अगर कोई फैक्ट्री लगाती है उससे संबंधित कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुनने का अधिकार, उससे संबंधित आर्बिट्रेशन का जो अधिकार है वह भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये हमने बात की जो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार होता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस होती है, उसके बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिपोर्ट से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपसे ये पूछा गया है कि रिसेंटली अभी ये रिपोर्ट चर्चा में रही, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिलीज किया गया है? तो ये क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो रिपोर्ट है रिलीज की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इसके अगर हम हाईलाइट की बात करें तो जो इम्पैक्ट है कोविड-19 का, वह उससे संबंधित जो मलेरिया केसेस अगर देखे गए इस इम्पैक्ट के दौरान कोविड-19 के, तो उससे संबंधित जो डेथ थी वह लगभग स्टेबल थी। कब? 2021 में। इसके अलावा जो एस्टिमेट अगर किया जाए तो 247 मिलियन केसेस और 619,000 जो मलेरिया जो डेथ हैं ग्लोबली 2021 में दर्ज की गई। और इसके संदर्भ में जो इतनी सारी जो डेथ हुई अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो उसमें से जो 79% जो केसेस हैं, 83% ऑफ जो ऑल मलेरिया की जो डेथ हैं इन द WHO साउथ ईस्ट जो एशियन जो रीजन है उसके अंतर्गत इंडिया ने अकाउंट किया। तो ये एक इंडिया के लिए चिंता का विषय है। अगर हम बात करें जो मलेरिया की, तो ये आपके एक पैरासाइट से होता है जो कि ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टेड जो फीमेल जो एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होता है उसके द्वारा ये फैलाया जाता है। इसके अंदर जो 5 हैं पैरासाइट स्पीसीज होती हैं जो कि मलेरिया का कारण बनती है ह्यूमन में, जिसमें से 2 हैं आपके पी फैल्सीवरम जो कि आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये देखा जाता है। साथ ही साथ एक होता है पी बाइवेक्स जो कि आपका प्रेवलेंट है आउटसाइड ऑफ द जो सब सहारन जो अफ्रीका रीजन है उसके बाहर पी बाइवेक्स को देखा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा खतरा उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत 5 जो पैरासाइट स्पीसीज हैं जिसके अंतर्गत जो है 2 हैं आपकी पी फैल्सीफेरम और पी बाइवेक्स। और इसके अंतर्गत आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो वर्ल्ड मलेरिया जो रिपोर्ट निकाली गई है वह किसके द्वारा निकाली गई है? WHO के द्वारा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोड टैप स्कीम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो रोड टैप स्कीम है अलाउ करती है एक्सपोर्टर्स को कि वे रिसीव कर सकें जो रिफंड्स हैं या टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज उन्होंने दी है जो नॉट एग्जेम्प्टेड है, उनको रिफंड कर दिया जाता है एनी अदर स्कीम के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत उनको एग्जाम नहीं किया गया था किसी अदर स्कीम के अंतर्गत, तो उनको उनमें रिफंड कर दिया जाता है रोड टैप स्कीम के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो बोथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स और जो मर्चेंट जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वे एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसके अंतर्गत कोई टर्नओवर के थ्रेशोल्ड लेवल या उसकी कोई गाइडलाइन इसके अंतर्गत नहीं दी गई है इसके बेनिफिट को लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो रोड टैप स्कीम है जो एक्सपोर्टर को उस रिफंड करने के लिए एक तरीके से अलाउ करता है जिसको अदर किसी स्कीम के अंतर्गत एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, तो उससे संबंधित उसको रिफंड मिल जाता है इसके अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि बोथ मैन्युफैक्चरर और जो भी आपके ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, इसके लिए एलिजिबल है फॉर दिस स्कीम, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। साथ ही साथ जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसके अंतर्गत कोई टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड की कोई बात नहीं की गई है इसके बेनिफिट को अवेल करने के लिए, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। जो रोड टैप जो स्कीम है ये आपके एक्सटेंड कर दी गई है केमिकल, फार्मा, आयरन एंड स्टील सेक्टर्स पे। अगर हम बात करें रोड टैप स्कीम की तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। ये रिफंड कर देता है एक्सपोर्टर्स को जो भी इससे संबंधित जो ड्यूटीज हैं, टैक्सेस उस पर लगाए गए हैं, उसको इस स्कीम के अंतर्गत उनको रिबेट प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाया गया है, उनके अंतर्गत जो फ्यूल यूज किया गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मंडी टैक्स या ड्यूटी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो उसकी रिबेट इनको प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके अलावा जो रोड टैप जो स्कीम है रिप्लेस करेगी जो अर्लियर जो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, MEIS जो स्कीम थी, उसको रिप्लेस करके रोड टैप स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम बात करें जो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो स्कीम थी वह जो वायलेट करती थी जो प्रोविजंस WTO के जो प्रोविजंस हैं उससे कंप्लाइंस नहीं थी, लेकिन जो अभी रोड टैप स्कीम जो तैयार की गई है वह WTO कंप्लाइंस है। अगर हम बात करें रोड टैप स्कीम की तो जो रोड टैप स्कीम है ये अलाउ करती है एक्सपोर्टर को कि वे रिफंड प्राप्त कर सके, रिबेट प्राप्त कर सके टैक्सेस और ड्यूटीज का, जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है किसी अदर स्कीम से। इस स्कीम के अंतर्गत जो एक्सपोर्टर है वह रिफंड प्राप्त कर सकता है एम्बेडेड टैक्स ड्यूटी जो कि प्रीवियसली नॉन रिकवरेबल थी। इसके अंतर्गत जो चीफ एम है इस उद्देश्य इसका जो स्कीम का वह यह है कि जो एक्सपोर्ट है गुड्स का, जो कि आपका जो पुअर वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जा सके। अगर हम बात करें जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया स्कीम थी ये इसको रिप्लेस किया गया है और जो स्कीम है ये प्रोवाइड कराती है रिबेट सेंट्रल, स्टेट और लोकल जो ड्यूटीज इसके अंतर्गत जो लगाई जाती है, जो अदर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनको इसके अंतर्गत रिफंड प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो स्कीम है वह एक तरीके से कॉम्बिनेशन है जो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट जो स्कीम थी और जो रिबेट ऑफ स्टेट, सेंट्रल टैक्सेस एंड जो लिवाइस थी उनका एक कॉम्बिनेशन के रूप में इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा इसमें जो एक्सपोर्टर होंगे उनको क्लेम कर सकते हैं इसमें जो रिबेट का जो फ्रीट है उनका जो उससे संबंधित जो वॉल्यूम है उसके आधार पर, उसकी वैल्यू के आधार पर एक्सपोर्ट की इसके अंतर्गत वह क्लेम कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की रोड टैप स्कीम के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत सारे सेक्टर्स के अंतर्गत एलिजिबल हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर इसके अंतर्गत प्रायोरिटी पर रखे गए हैं। बोथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स और जो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ट्रेडर्स वे भी इसके अंतर्गत एलिजिबल हैं। इसमें कोई भी टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लेवल इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है इसके बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। साथ ही साथ जो री एक्सपोर्टेड जो प्रोडक्ट है वह इसके अंतर्गत एलिजिबल नहीं है। जो एक्सपोर्टेड जो प्रोडक्ट हैं उनको अंतर्गत जो इंडिया के साथ साथ जो उनका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वह भी इसके अंतर्गत बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल है। जो स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है, यूनिट है, वह भी इसके अंतर्गत जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वह भी इसके अंतर्गत एलिजिबल है। साथ ही साथ जो स्कीम है वह अप्लाइज होती है गुड्स पे जो कि एक्सपोर्ट करेगी कोरियर थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो वह भी इसके अंतर्गत रोड टैप स्कीम के अंतर्गत फायदा ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया रोड टैप स्कीम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है ये सेटअप किया गया था 2004 में एज अ सेंट्रल नेशनल एजेंसी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से संबंधित उसको एनालाइज कर सके। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रिपोर्ट है वह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को देती है, जो कि हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एफआईयू जो इंडिया है वह मेंबर है एगमोंट ग्रुप, जो कि यूनाइटेड बॉडी है 166 एफआईयू इसके अंतर्गत शामिल है। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है ये सेटअप किया गया था 2004 में एज अ सेंट्रल नेशनल एजेंसी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके जो एनालाइज करने के लिए जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, सस्पेक्टेड जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन को। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसकी जो रिपोर्ट है वह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के पास जाती है, जो कि हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ना कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एफआईयू जो इंडिया है एक मेंबर है एगमेंट ग्रुप का, जो कि एक यूनाइटेड बॉडी है। 166 एफआईयू इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1 एंड 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। जो एफआईयू जो इंडिया है इसने ट्रैक किए हैं लगभग 3300 से आसपास जो क्रिप्टो अकाउंट को, जो कि लास्ट 8 मंथ में सस्पिशियन देखा गया है इनके मनी के लॉन्ड्रिंग से संबंधित और ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित। अगर हम एफआईयू इंडिया की बात करें तो इसको 2004 में एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी के रूप में इसको स्थापित किया गया था, जो कि रेस्पॉन्सिबल है जो भी आपके रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग और जो इन्फॉर्मेशंस है जो कि सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, तो उसको डिसिमिनेट करने की या उसको एनालाइज करने का ये प्रयास करता है। इसके अलावा ये रिपोर्ट है इसकी जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल पे जाती है, जो कि हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जो एफआईयू जो इंडिया है मेंबर है एगमोंट ग्रुप का, जो कि यूनाइटेड बॉडी है। 166 एफआईयू इसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम बात करें एगमेंट ग्रुप की, तो ये प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल जो इंटेलिजेंस यूनिट है इनको एक प्लेटफॉर्म, जिससे कि वे सिक्योरली एक्सचेंज कर सकें जो भी इनकी एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से संबंधित या मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ने से संबंधित, तो वे उनको एक दूसरे से शेयर कर सके। अगर हम बात करें एगमोंट ग्रुप की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में और ये फाउंड किया गया था ब्रसेल्स बेल्जियम में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वह टोरंटो कनाडा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एफआईयू इंडिया से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एनिमल बोर्ड ऑफ वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1962 में अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो बोर्ड कंसिस्ट करता है 28 मेंबर्स को, जो कि सर्व करते हैं पीरियड फॉर 5 ईयर। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो बोर्ड है विद इन द जुरिसडिक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1962 में अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट एनिमल एक्ट 1960 यानी कि पीसीए एक्ट 1960 के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो बोर्ड है ये 28 मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जो कि 5 ईयर तक नहीं बल्कि 3 ईयर तक ये सर्व करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 28 मेंबर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं जो कि सर्व करते हैं 3 ईयर तक। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये जुरिसडिक्शंस में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग है, क्योंकि ये जुरिसडिक्शंस में आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। पहले जब इसको इनिशियली 1962 में बनाया गया था तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता था, लेकिन जब 1990 के बाद से ये आने लगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। तो इसलिए इसका जो आंसर जो सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है।
जो AWBI है इसने इशू की है एडवाइजरी जो रिगार्डिंग जो आपके स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं या जो पेट डॉग्स होते हैं उनसे संबंधित जो एट्रोसिटीज, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं उसके खिलाफ इन्होंने केयर गिवर्स के लिए इन्होंने डायरेक्शंस दिए गए हैं, एडवाइजरी इनके द्वारा रिलीज की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो कि एनिमल वेलफेयर लॉ से संबंधित और प्रमोट करती है एनिमल वेलफेयर इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ये 1962 में बनाई गई थी अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द PCA एक्ट 1960 के अंतर्गत। इसमें 28 मेंबर होते हैं जो कि पीरियड ऑफ 3 ईयर के लिए ये सर्व करते हैं अपनी सर्विसेज को। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये इसका जो वर्क है इंश्योर करता है एनिमल वेलफेयर लॉ इन द कंट्री जो कि इसके अंतर्गत फॉलो किए जाए और प्रोवाइड कराएं जो एनिमल जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ये उसके अंतर्गत परमिशन प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो बोर्ड है इनिशियली विद इन द जुरिस्डिक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता था, लेकिन 1990 के अंतर्गत इसको जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी जो एक्ट है उसके अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, जिसमें ये आज भी है। अगर हम बात करें, ये फ्रेम करता है रेंज ऑफ रूल्स जो कि किसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनको ह्यूमनली ट्रीट किया जाए हर जगह पर। साथ ही साथ जो इनसे संबंधित जो स्ट्रिक्ट जो लॉ बनाने के लिए लगातार ये लिटिगेट करता रहता है फ्रिक्वेंटली, और साथ ही साथ ये एक तरीके से किसी भी तरीके से जानवरों को इंश्योर करता है कि उनको किसी भी तरीके से हरास नहीं किया जाए, उनको टॉर्चर नहीं किया जाए। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है अभी शिफ्ट किया गया था कुछ साल पहले, तो इसको बल्लभगढ़ फरीदाबाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया है जो कि हरियाणा के अंतर्गत है। पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत, और इसका जो हेडक्वार्टर है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में स्थित है। ये था हमारा सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।